साक्षी नजर शाम के 6 बजे का वक्त हो गया है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस पूरे मसले पर जिला जज ने कहा है कि मस्जिद में नमाज पर रोक नहीं, वजू का इंतजाम हो, शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। पूरे केस को जो है वो वाराणसी के जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया गया है और कहा है कि जिला जज ही पूरा मामला सुनेंगे। इसके पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था और याचिका लगाई थी कि सर्वे का काम यहां पर रोका जाए और जो भी दलीलें यहां पर दी गई हैं या जो भी फैसला सुनाया गया है वाराणसी कोर्ट के द्वारा उसे रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ते हुए पूरा केस ही जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है और कहा है कि जिला जज ही सुनेंगे। साथ ही ये भी कहा है कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। इसके पहले जब 2 दिन पहले सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में तब भी ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जहां शिवलिंग का दावा किया जा रहा है उसे सुरक्षित रखा जाए। इससे पूरी खबर पर हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद तकरीबन 1 घंटे तक सभी पक्षों के बीच में तीखी जिरह हुई और इस जिरह के बाद जो है अब ये पूरा मामला वाराणसी कोर्ट को सौंप दिया गया है। यानी कि इस ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जितने भी मामले हैं सभी मामलों की सुनवाई जो है वो जिला कोर्ट करेगा, जिला जज करेगा। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सभी जवाबों को देखा गया जिन पक्षों ने जवाब दाखिल किए हैं और साफ तौर पर 17 मई को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश पारित किया गया था वो आदेश 8 सप्ताहों तक बरकरार रहेगा। यानी कि अंतरिम आदेश उनका 8 सप्ताह तक बरकरार रहेगा और 8 सप्ताह के बाद से फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। यानी कि जुलाई के दूसरे महीने में सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। लेकिन जब तक जो अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि जिस जगह में ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला था उस इलाके को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही साथ जो नमाज पढ़ने की जो परमिशन है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर दी जाएगी। ये जो अंतरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट का वो लगातार बरकरार रहेगा 8 सप्ताह तक और 8 सप्ताह के बाद से फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। लेकिन 1991 एक्ट का हवाला जो है वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब बहस चल रही थी उसमें दिया गया। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 5 महिलाओं ने याचिका डाली है वो मस्जिद के मालिकाना हक नहीं मांग रही है बल्कि वो पूजा का अधिकार मांग रही है। उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि अगर वहाँ पर पूजा का अधिकार दिया गया तो मस्जिद का पूरा जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो जो आज बड़ी सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है इस पूरे मामले को जो है वाराणसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े जितने भी मामले हैं उन सब की सुनवाई अब जिला कोर्ट के अंदर होगी। तो कुल मिलाकर बड़ा फैसला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान जो है उस शिवलिंग का जिक्र भी आया है। खुद मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि सर्वे के दौरान जो है वो जो अंदर शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि जो सर्वे रिपोर्ट है जो कि कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है कि आखिर वो कोर्ट के बाहर कैसे लीक होगी, कैसे मीडिया के अंदर वो जो सर्वे रिपोर्ट थी वो लीक होगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि आखिर वाकई में एक गलत चीज़ है कि कैसे आखिर सर्वे रिपोर्ट जो है वो मीडिया के अंदर लीक हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर यही है कि इस पूरे मामले को जो है वो वाराणसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि जिला जज जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से वकील वरुण सिन्हा ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की है। देखिए आज जो 3 आदेश पारित हुए हैं, पहला आदेश यह है कि सीनियर डिवीजन कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ यह मामला स्थानांतरित किया गया है। दूसरा यह है कि ऑर्डर 7 रूल 11 का जो एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष का उसका निस्तारण प्रायोरिटी बेसिस पे करने को कहा गया है। और तीसरा ये है कि जो अंतरिम आदेश है 17/5 का वो आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। कोर्ट के अंदर क्या वजू खाने को जो सील किया गया था वो आदेश भी जारी रहेगा? वो आदेश बहुत कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 17/5 का जो आदेश वो जारी रहेगा। वजू के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात कही गई। उन्होंने आज भी जिला कचहरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अल्टरनेट अरेंजमेंट के लिए आदेशित किया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 एक्ट का हवाला भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट। उनका टोटल केस ही उसी आधार पे है और वो जो एप्लीकेशन है वो जिला कचहरी उसको डिसाइड करेगा। बिल्कुल, ये थे हिंदू पक्ष की तरफ से वरुण सिन्हा जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो पूरे मामले की सुनवाई है वो वाराणसी कोर्ट करेगा और 8 सप्ताह का जो वक्त है वो दिया गया है। यानी कि जो अंतरिम आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट का जारी रहेगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर है कि सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी और तब तक जो सुनवाई है वो वाराणसी जिला कोर्ट के अंदर होगी।
कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष ने अपना जवाब भी दाखिल किया है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच में तीखी बहस भी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हिंदू पक्ष की तरफ से जितेंद्र विश्वेन ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है, देखिए, सुनवाई तो वास्तव में बहुत बड़ी सुनवाई थी, क्योंकि ये इशू कोई साधारण इशू नहीं है और माननीय न्यायालय ने जो आज आदेश पारित किया है वो स्वागत के योग्य है। मैं समझता हूँ दोनों ही पक्षों के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। न्यायालय ने निष्पक्ष आदेश पारित किया है। जैसा कि आपने लोगों ने सुना होगा और मीडिया में चलना भी शुरू हो चुका है, पहला आदेश तो ये कि उस शिवलिंग की जो प्रोटेक्शन हुई थी 17 मई का आदेश जो है उसको बरकरार रखा गया है। दूसरा, मुस्लिम पक्ष की जो ये मांग थी कि वज़ू के लिए जगह दी जाए, तो यूपी गवर्नमेंट को उसके लिए आदेश दिया गया है, उनके लिए वज़ू के लिए स्थान बनाया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले ही आपत्ति आई थी 7-11 यानी 7-11 के आधार पर सुनवाई करके केस मेंटेनेबल नहीं है, बनता नहीं है, इसको डिसमिस किया जाए। माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है 8 हफ्ते के अंदर उस पर सुनवाई होके फाइनल किया जाए क्या ये केस चलेगा या नहीं चलेगा। जिला जज को जब ये मामला सौंपा गया था तो उस दौरान हिंदू पक्ष ने ये सवाल भी उठाया था कि क्या पहले किसकी बातें सुनी जाएगी, क्या मुस्लिम पक्ष की पहले बातें सुनी जाएंगी या फिर हिंदू पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो माननीय न्यायालय निर्धारित करेगा, जो भी होगा जिला जज के यहाँ फाइल जाने के बाद जैसी भी सुनवाई निश्चित होगी जिला जज के ऊपर डिपेंड। अभी क्या इस बात का जिक्र हुआ, क्योंकि जो सर्वे में शिवलिंग का जिक्र वहाँ पर किया गया, खुद मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। हाँ, ये उनका तर्क है, उनका कहना है वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, लेकिन शिवलिंग और फव्वारे में अंतर क्या होता है मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसका अंतर ना निकाल पाए। लेकिन जो 1991 के एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष लगातार दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि जो 5 महिलाएं हैं वो मालिकाना हक नहीं मांग रही है बल्कि वहाँ पर पूजा का अधिकार मांग रही हैं। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगर वहाँ पर पूजा होनी शुरू हो जाएगी तो पूरा स्वरूप ही जो है वो बदल जाएगा। देखिए, वो उनका कहना अपनी जगह है, हमारा कहना अपनी जगह है। वो आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का स्थान है और इसी चीज़ को लेके हम माननीय न्यायालय में गए हैं। पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 स्पेशल प्रोविजंस जो है उनको शायद उन्हें दोबारा अध्ययन करना चाहिए। एक्ट क्या कहता है, स्थान का धार्मिक स्वरूप क्या है, पोजीशन की बात नहीं की गई और उस एक्ट में कहीं भी कि किसी के पास पोजीशन होगा तो उसका पोजीशन रहेगा। धार्मिक स्वरूप क्या है, तो धार्मिक स्वरूप तो तब तय होगा ना जब सारे सर्वे की रिपोर्ट वगैरह सब कुछ सबके सामने आएगी, वो तय करेगी कोर्ट की धार्मिक स्वरूप एक मस्जिद का है कि मंदिर का है। तो आपको लगता है कि अब जिला जज में जो ये पूरा मामला भेजा गया है वहाँ पर सही तरीके से सुनवाई हो सकेगी? हमें पूर्ण विश्वास है। तो बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी सुनवाई हुई है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को जो है जिला जज को भेजा गया और वहां पर जो है इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और अब 8 सप्ताह के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, यानी कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी और जब तक जो है जिला जज जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम आदेश देते हुए पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। ज्ञानवापी मामले को लेकर के लगातार मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंच रहा है और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में क्या कुछ कहा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत पटेल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये जो पूरी तरीके से दलीलें दी गई कोर्ट में, आज बहुत सारी बातें मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से कही लेकिन कोर्ट ने कुछ सुना नहीं, क्या कुछ कहा कोर्ट में और थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझना चाहेंगे इस मामले को। देखिए, पिछली हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को हुई थी, उसके बाद आज हियरिंग हुई और मुस्लिम पक्ष का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना था कि जो सर्वे का जो ऑर्डर दिया है सिविल जज ने, उस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए और वजू खाना जहां पर वो तालाब है जहां पे शिवलिंग मिला है उसको वजू के लिए खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के मामलों को सुना है और मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना था कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत सर्वे नहीं हो सकता, जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि सर्वे नहीं हो सकता, उस पर रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करने की बात है, लेकिन यहाँ पर सर्वे से रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज होता है और उसी तरीके से रहता है। तो ऐसा उस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में ऐसा कोई बार नहीं है, ऐसा कोई बैन नहीं है कि आप सर्वे नहीं कर सकते हैं। और जो पिछला ऑर्डर जो 17 मई का था उसी को कंटिन्यू रखा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि आप वजू के लिए दोनों पार्टी से बात करके एक अल्टरनेट इंतजाम करिए और जो जगह सील की गई थी जहां पर शिवलिंग मिला है जिस तालाब में, वो उसी तरीके से सील रहेगी। और मुख्य बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि ये चूँकि सेंसिटिव मामला है,
इसलिए इस मामले को किसी अनुभवी जज को ट्रांसफ़र किया जाए, जैसे कि जो जिला जज हैं बनारस कोर्ट के, उनको सुनवाई करने के लिए ऑर्डर दिया है और 6 से 8 हफ्तों में इसकी सुनवाई जिला जज करेंगे। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को जिला जज के पास ट्रांसफर किया है और अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है जिला जज खुद करेंगे। कैमरामैन राम नरेश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। ज्ञानवापियों और मथुरा मामले पर हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ने बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है पूरे मुद्दे पर, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविंद्र कुशवाहा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान व्यापी में जिस तरह से वहाँ पर कहा जा रहा है शिवलिंग निकला, या जिस तरह से मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, ओवैसी समेत तमाम लोग, क्या कहेंगे इस पर? ये तो राम जन्मभूमि भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब तथ्य के आधार पर उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो छोड़ना पड़ा। उसी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरीके से उसको तोड़ करके और जबरदस्ती वहां मस्जिद का निर्माण किया गया, अब उसकी जब जांच हो रही है तो जो जांच में सही चीज आएगी वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट जो फैसला करेगा वही सबको मानना है। अब कोई जबरदस्ती कहे कि मैं छोड़ूंगा नहीं और 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, अब ये किसी के पिताजी की जमीन नहीं है। ओवैसी ने कहा कि हम तो एक बाबरी हार चुके हैं, हम वहां नहीं छोड़ेंगे, तो ओवैसी के बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, ओवैसी जिस तरीके से अपने आप को वो समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के हम मुसलमानों के लीडर हैं और जो हम कहेंगे वही हो जाएगा, तो हिंदुस्तान में संविधान के अनुसार काम होता है और संविधान जो कहेगा और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी चीज आएगी उसी के आधार पर हम उसको मानेंगे। इसमें कोई ओवैसी का दे या कोई नेता का दे कि हम नहीं मानेंगे, तो उसके न मानने से वो तो 3 तलाक भी नहीं मान रहे थे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, जिनका कहना है कि जो पेपर लेस हुई है ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि वहां पर अगर कोर्ट हिंदू पक्ष में फैसला देती है तो वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। साथ ही आजम खान के बाहर निकलने से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता है। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दिन भारी संख्या में नमाजी पहुंचे। विवादित मस्जिद परिसर में भारी भीड़ के चलते काफी संख्या में आए नमाजियों को वापस लौटा दिया गया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव ने नमाजियों से अपील की थी कि वो कम से कम मात्रा में ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद में नमाज करने पहुंचे, क्योंकि वहां पर वजू खाना सीन है। इसके अलावा वहां शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, जिसका आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन ने बीते दिनों कोर्ट की सुनवाई के दौरान दिया था। और अब बात करेंगे झारखंड की। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि एक बार फिर 5 दिनों के लिए बढ़ गई है। शुक्रवार को पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार सिंह की ईडी की रिमांड अवधि खत्म हो रही थी, जिसके बाद प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत में पूजा सिंघल और सुमन सिंह को पेश किया गया। वहीं ईडी के द्वारा सुमन सिंह को जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने और पूजा सिंघल के लिए 5 दिनों की रिमांड अवधि मांगी गई थी, जिस पर कोर्ट ने पूजा सिंघल के 5 दिनों की रिमांड अवधि को स्वीकार कर लिया है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ईडी में रिमांड की अवधि बढ़ गई है। आज ईडी कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी। रिमांड का आज आखिरी दिन था। पूजा सिंघल और उनके सीए को भी विशेष अदालत पीके शर्मा की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद ईडी ने सुमन सिंह को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आग्रह किया। वहीं पूजा सिंघल जो निलंबित आईएएस अधिकारी हैं उनसे 5 दिनों तक और पूछताछ करने के लिए रिमांड का आग्रह किया गया था। ईडी के अधिवक्ता बीएमपी सिंह के द्वारा अवधि मांगी गई थी 5 दिनों की, ताकि और जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जा सके। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और अन्य मामले हैं उसकी पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है, इस वजह से अतिरिक्त समय मांगा गया था रिमांड पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 3 दिनों तीसरी बार ये रिमांड अवधि बढ़ी है और अब ईडी के जोनल ऑफिस में 5 दिनों तक फिर ईडी पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी। जो भी जानकारियां अभी तक नहीं निकल पाई हैं उससे उसकी जानकारी ली जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमल कुमार, न्यूज इंडिया, रांची। लालू प्रसाद यादव के 17 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। दिल्ली से लेकर पटना तक सीबीआई का ये ताबड़तोड़ एक्शन चला। इसी बीच आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के सामने एक बैनर लगाया जिसमें लिखा गया कि लालू प्रसाद यादव झुकेंगे नहीं। देखिए हमारे सहयोगी संजीव रॉय की ये रिपोर्ट। मेरे पीछे 10 सर्कुलर रोड है, यानी कि राबड़ी देवी का आवास, और आप देख रहे हैं कि सीबीआई रेड के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस कड़ी धूप में डटे हुए हैं और ऐसे में घंटों से सीबीआई की रेड तो चल ही रही है। उसके साथ साथ मैं जरा अपने इधर की आपको रुक अगर मैं करता हूं तो जरा आप देखिए एक तस्वीर लगी है, उस तस्वीर में है झुकेगा नहीं, यानी कि लालू प्रसाद यादव जो सुप्रीमो हैं, पार्टी के सुप्रीमो, उनको दर्शाया गया है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, सीबीआई, इनकम टैक्स, पीएमओ, ईडी, तमाम लोगों को इसमें दर्शाया गया है और इसमें ये दिखाया गया है कि लालू प्रसाद यादव को किस तरह से जो सरकार है या फिर सरकार का सिस्टम है वो कितना भी जकड़ ले, कितना भी बांध दे, लेकिन लालू प्रसाद झुकेंगे नहीं। और ऐसे में लालू प्रसाद के साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी झुकने को नहीं तैयार हैं। हालांकि ईडी की कार्रवाई लगभग 17 ठिकानों पर लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। सहयोगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज इंडिया, पटना। रुक करेंगे गोरखपुर का, जो कि तंग गलियों से निकलकर देश का नाम रोशन करने वाली मुख बधिर बिटिया आदित्य यादव की चारों तरफ वाहवाही हो रही है, क्योंकि सिर्फ 12 वर्ष की आदित्य यादव ने वो कर दिखाया जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर के इस गोल्डन गर्ल को मिलने के लिए बुलाया है। दरअसल ब्राजील में 5 मई को हुए निर्णायक मैच में आदित्य ने जापान को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ये पहला मौका है जब बैडमिंटन की टीम ने डेफ ओलंपिक में भारत के लिए पहली बार गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक हासिल किया है। आदित्य के बड़े भाई अविरल यादव ने बताया कि आदित्य भले ही बोल और सुन नहीं पाती, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वहीं आदित्य यादव की बड़ी बहन ने न्यूज इंडिया से बातचीत में सरकार से उसकी बहन के लिए बेहतर इंतजाम करने की मांग भी की है। जब पहली बार जब उसने रैकेट पकड़ा था तो पापा ने उसके हाथ देखे और सबने उसे उसका खेलते हुए देखा तो सबको लगा कि ये बहुत अच्छा खेलेगी और ये बहुत आगे जाएगी। तो फिर पापा ने तब से उसको मतलब प्रैक्टिस देना शुरू करा दिया था। तो अब जब वो जीत चुकी हैं इतना बड़ा ओलंपिक जो है देश के लिए उन्होंने गोल्ड हासिल किया है, तो अब कैसा लग रहा है? क्योंकि बड़ी तंग गलियों से आप लोग निकल कर आज इतने बड़े स्तर पर पहुँचे हैं, क्या कुछ लग रहा है, कैसा लग रहा है? मतलब ये है तो बहुत बड़े सपने जैसा था कि यहाँ से निकल के ओलंपिक में जैसे गोल्ड मेडल लाना, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है किसी भी प्लेयर के लिए, खासकर जब आपके पास कोई सुविधा ना हो, कुछ वो ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत और लगन से अगर आप मेडल लाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मल बच्चों की तरह थी, कभी हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि वो अननॉर्मल है, लेकिन बात वो हर एक चीज़ मतलब उसकी हम लोग समझ जाते थे, इसलिए नॉर्मल ही लगा सब कुछ। शैतानियाँ करती थी, झगड़ा भी होता था बहुत, लेकिन साथ में वो बोल नहीं पाती हैं, सुन भी नहीं पाती हैं। ऐसी स्थिति में जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको कैसे आप लोग पूरा करते हैं? हम लोग को समझ में आ जाता है, जैसे कि उसकी सारी बातें हमको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती हैं और हम उसको अच्छे से समझा भी लेते हैं और वो हमको समझ में भी आ जाती है। तो जब भी घर में कोई कुछ नहीं समझ भी पाता है तो हमसे लोग पूछते हैं कि क्या बोल रही है, तो हम बता देते हैं, सब लोग समझ आता है। और वो अगर नहीं समझ में बात कर मतलब उसको नहीं अगर हम ना रहें तो भी वो फ़ोटोज़ बना लेती है। अच्छा, तो वो अपना डिफाइन मतलब कॉपी पे बना के दिखा देती है कि मुझे ये चाहिए, ये या फिर ये ऐसी चीज़ है, ऐसा हुआ, तो वो बता देती है। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स प्रिंस मुंबई की ओर से बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड और नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मंगलवार को 24 मई को दिल्ली के मयूर विहार में होगा। इस अवार्ड के संस्थापक अध्यक्ष कल्याण जी जाना ने बताया है कि कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाओं और उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। 24 तारीख को आप दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम? सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार, आपके जो जानने वाले दर्शक है सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, हर हर महादेव। 24 को जो मई को मेरा शो हो रहा है सर, ये हॉलीडे इन होटल मयूर विहार में होने जा रहा है, जहां पर हम बहुत ही खूबसूरत 2 कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। द सेकेंड बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड एंड सेकेंड नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से और DPI रोटी और कपड़ा बैंक के
माध्यम से ये हम शो करने जा रहे हैं, जहां पर हर प्रदेश से 2-2 महिला एमएलए, महिला एमपी, आईएएस ऑफिसर और साथ में महिला आयोग के चेयरपर्सन स्टेट के और काफ़ी सारे फिल्म स्टार और काफ़ी सारे समाज सेवक वहाँ पर मौजूद होंगे। हम लोग हमारी टीम डीपीआई की टीम पूरा चुना हमने, मतलब उन्होंने चयन किया है जो कितने सारे महिलाओं को हम दे सकते हैं। हम 85 महिलाओं को हम लोग दे रहे हैं और इसके अलावा बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड होने जा रहा है हमारा, जिसमें जिस माँ बाप ने, जिस पिता माता ने बच्चों को मतलब गरीबी से पढ़ा के लिखा के बड़ा किया, जैसा कोई ऑटो वाला, कोई भाजी बेचने वाला, कोई ठेला चलाने वाला, ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे को ऐसे दुख से पढ़ाई कराया, आज बच्चा आगे बढ़े, एक बच्चे सफल बिजनेसमैन बने, ऐसे बिजनेसमैन को अपने माँ बाप के हाथों से उनको सम्मान किया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।